Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about chapter number 14 that is chemical effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन देता है या किस तरीके से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. We have learnt in earlier classes that some solid materials allow the electric current to pass through them. हमने अब तक क्या देखा है कि कुछ solid materials ऐसे होते हैं जिनके अंदर से electric current पास हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से electric current पास नहीं होता है. The materials which allow the electric current to pass through them easily are called good conductors of electricity. ऐसे materials जिनके अंदर से electric current है वो easily पास हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जो materials होते हैं उनको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, खुद के अंदर से वो पास नहीं करवाते, उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कंडक्ट करवाना, मतलब कि जो उसके अंदर से मटेरियल के अंदर से जो कुछ चीज़ें पास होती है उसको कंडक्ट करवाना, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसको कंडक्ट करवा रहे हैं. तो इसीलिए ऐसे मटेरियल्स जो पास करवा दे इलेक्ट्रिक करंट को, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. और ऐसे मटेरियल्स जो उनको पास ना करवाए, अलो ना करे पास होने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर्स या फिर नॉन कंडक्टर्स. बेटर क्या होता है कि नॉन कंडक्टर्स. नॉन कंडक्टर्स का मतलब है जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवाते. पुअर कंडक्टर का क्या मतलब होता है कि हल्की बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, उसको हम पुअर कंडक्टर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द मेटल, जैसे कि कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, ये क्या करते हैं, ये अलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने के लिए इजीली. तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. दूसरी तरफ बात करें हम रबर की, प्लास्टिक की, वुड की, ये अलो नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, तो ये जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए इनको पुअर कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं. पहले की क्लासेस में हमने क्या देखा है अब तक, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सॉलिड मटेरियल्स की, उनको हमने टेस्ट किया था. इस क्लास में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स की बात करते हैं. मतलब पहले हमने अब तक सॉलिड्स के बारे में बात किया था कि सॉलिड्स किस तरीके से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की. अब हम बात करेंगे कि लिक्विड के अंदर कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट होती है. सो आवर टॉपिक इज, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. सबसे छोटा सा एक एग्जांपल है, मैं बात करती हूँ वाटर की. वाटर को आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि कहीं पे पानी वगैरह पड़ा था, अगर वहाँ पे वो कोई भी बंदा है वो नंगे पैर चला गया, जिसने बेयर फिट चला गया और वहाँ पे उसको करंट लग गया और उसकी वजह से उसकी डेथ होगी. तो इस आप यहाँ से क्या बता सकते हो, इस क्वेश्चन से क्या आंसर कर सकते हो, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यस, लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जस्ट एज सम ऑफ द सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से कुछ लिक्विड्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. The liquids that conduct electricities are the solutions of acid, base and salt in the water. ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं वो क्या, कौन से लिक्विड होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं एसिड और बेस साल्ट के, जो वाटर के अंदर मिक्स हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करें सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कोई भी एसिड होएगा, अगर उसको हम वाटर के अंदर मिक्स होता है वो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा. ये क्या था, वैसे एसिड था जो वाटर के अंदर मिक्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है लिक्विड के अंदर, इस तरीके से कंडक्ट होती है. दूसरा एग्जांपल हमारे पास जैसे विनेगर है जिसके अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन जूस होता है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. विनेगर और लेमन जूस ये दोनों भी क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी एसिड्स के सॉल्यूशन प्रेजेंट है. सिमिलरली ये सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, या कोई भी अदर सोल्यूबल बेस है हमारे, ये क्या है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये क्या कॉमन साल्ट का एग्जांपल है. दूसरा हम कॉमन साल्ट का नमक ले लेते हैं एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं जिसको, या फिर कोई और साल्ट होंगे जो क्या करेंगे, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे. देयर आर हाउएवर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स. अब इनके बीच में कुछ ना कुछ
कुछ डिफरेंस भी तो होएगा ना, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉलिड और लिक्विड में। जब सॉलिड की शेप है एक जगह फिक्स रहती है, लेकिन लिक्विड की शेप फिक्स नहीं रहती, वो कंटेनर के अंदर होती है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होएगा ना कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मेटल्स की बात ले लेते हैं हम, सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सॉलिड्स के अंदर। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आयंस के थ्रू होती है। आयंस क्या होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज के आयंस होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज के आयंस होते हैं। आयंस का मतलब जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, बात करते हैं NaCl की। NaCl जैसे हमने सबने देखा है, NaCl क्या है, नमक होता है। सिर्फ एक NaCl को लेते हैं हम, थोड़े से नमक को लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा के देखते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, पानी के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या करता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरीके से ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इसके क्या बन चुके हैं, अब आयंस बन चुके हैं। NaCl इस तरीके से ब्रेक होता है। ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। सबसे ईजिएस्ट एग्जांपल बताया मैंने आपको, अभी हम बुक के अकॉर्डिंग भी एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। इन सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कैरिड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आयंस के अकॉर्डिंग कैरी होती है, कि किस तरीके आयन उनको कैरी करके लाता है इलेक्ट्रिसिटी को। जो आयंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। और कुछ आयंस और आप आगे पढ़ोगे वो न्यूट्रल चार्ज होता है जिनके ऊपर, उनको हम आयंस नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल इन अ सॉलिड, जैसे कॉपर मेटल की बात करें हम, इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड के अंदर बात कर रहे हैं कॉपर मेटल की, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैरिड होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड हम किसका ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है, CuSO4, कॉपर और सल्फेट, इसका सोल्यूशन होगा हमारे पास। इसके जब हम इसको मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, सोल्यूशन तभी होएगा। तो इसके अंदर जो हमारे आयंस है वो किस तरीके से टूटते हैं, Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में टूटते हैं। ये जो आयंस होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसके ऊपर नेगेटिव है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन। ये आयंस क्या करेंगे, हेल्प करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में। दूसरा डिफरेंस क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉलिड, जब कोई इलेक्ट्रिसिटी है पास होती है सॉलिड के थ्रू पास होती है तो कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी के लिक्विड के अंदर पास होती है तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉपर वायर, जब एक इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाते हैं कॉपर वायर के थ्रू तो कोई केमिकल चेंज नहीं होता कॉपर वायर के अंदर। बट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं एसिडिफाइड वाटर के अंदर, मतलब जिसके अंदर एसिड है, उस वाटर के अंदर, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिडिफाइड वाटर के अंदर तो केमिकल चेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं दोबारा इस एग्जाम्पल की, जैसे सॉलिड के अंदर मैंने बोला है कि हम ले लेते हैं कॉपर की वायर ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर की वायर्स के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे उसके बाद वो कॉपर वायर ही रहेगी, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से जो सॉल्यूशन होएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो इसके तो आयन टूटेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड था हमारे पास उसके तो आयन टूटने ही टूटने, लेकिन साथ में जो वाटर था, हमने शुरू में जो वाटर जिसके अंदर इसको डिसोल्व किया था वो खुद भी किसके अंदर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के अंदर वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, केमिकल चेंज ओकर होता है लिक्विड के अंदर। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सम लिक्विड्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिसिटी। कुछ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं। ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग लिक्विड्स बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास होता है कंडक्टिंग लिक्विड्स के अंदर तो केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। केमिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे कंडक्टिंग लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास
करने से उनके अंदर से, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ऐसे लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं उनको हम कंडक्टिंग लिक्विड्स बोलते हैं, और ऐसे केमिकल चेंजेस जो कंडक्टिंग लिक्विड्स के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तब केमिकल चेंजेस हों, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कौन से केमिकल इफेक्ट्स हुए? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन डिटेल। अभी इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम यही तो है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हम कंडक्टिंग लिक्विड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, तो उस टाइम पे उनमें क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ सम न्यू टर्म्स। अब हमें कुछ टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विच हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द केमिकल इफेक्ट्स, जिससे हमें केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पता लगेगा। अ लिक्विड और अ सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, एक ऐसा लिक्विड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जो लिक्विड है, जैसे हमने अब तक क्या लिया था, NaCl का सोल्यूशन लिया है जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो NaCl का सोल्यूशन है ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट। इन अदर वर्ड्स जो कंडक्टिंग लिक्विड होता है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जितने भी कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, एक अलग से नाम दे दिया इसको कंडक्टिंग लिक्विड को, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। अ कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब क्या होता है, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्ट इन द वाटर इज अ लिक्विड। अब जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करें तो ये वाटर के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये क्या करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, इसीलिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। अ कंडक्टिंग लिक्विड या फिर एक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनके अंदर क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और नेगेटिवली चार्ज आयंस। इन जो फ्लो होता है इन आयंस का, वो क्या करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट। द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब पता लग गया, जितने भी कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे नंबर पे आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे। कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इनमें से 2-3 एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब दूसरी तरफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड जो कंडक्ट करवाए इलेक्ट्रिसिटी को एक लेसर एक्सटेंट तक, मतलब बहुत वीकली कंडक्ट करवाता है, कंडक्ट तो करवाता है पर बहुत कम, वीक है उसकी पावर कंडक्ट करवाने की। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज अ वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम नंबर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे विनेगर है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। दूसरी तरफ है लेमन जूस, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ऑर्डिनरी वाटर है जो हमारा टैप वाटर, रेन का वाटर है, ये सारे क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स समथिंग लाइक अ ड्राई सेल और एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, ये तो हमने इलेक्ट्रोलाइट की बात की थी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड एक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सके, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट एक तरफ से पास करे, मतलब एक तरफ से वो एंटर करे और दूसरी तरफ से निकल जाए। जैसे हम बात करें सेल की, जो हमारी उसके अंदर वॉचेस के अंदर डलता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोल दिया जैसे। या फिर दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रोलाइट सेल के बारे में भी आप जानोगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, या तो कार्बन के रोड्स हो सकते हैं या फिर मेटल के रोड्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया ना भी सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, तो ये हैं या तो कार्बन के बने हुए होते हैं या फिर ये मेटल की रोड्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर बीइंग यूज्ड, कहाँ पे वो यूज हो रहे हैं इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है इनकी, जिसके ऊपर वो कार्बन रोड्स के हो सकते हैं या फिर मेटल रोड्स के होते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड जो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम यहाँ हमारे एनोड और कैथोड में से क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। मतलब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के साथ में कनेक्ट होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है खुद के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। दूसरी तरफ ऐसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट होता है बैटरी के, वो खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। ये थे हमारे इलेक्ट्रोड्स। अब अरेंज इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की, जो हमारे एनोड है और कैथोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की जब हमारी अरेंजमेंट होती है कंडक्टिंग लिक्विड के साथ में, मतलब जैसे हमने कोई भी बिकर लिया है, उस बिकर के अंदर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रोड्स हमारे यहाँ पे क्या क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। और साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है, इस पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। An arrangement having 2 electrodes kept in the conducting liquid, एक कंडक्टिंग लिक्विड होएगा हमारे पास वेसल के अंदर, उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे, उनकी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कीप 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन अ बिकर कंटेनिंग द एसिडिफाइड वाटर, इट विल बी एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होएगा, जब हमारी 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड्स होंगी, उसको हम एक बिकर के अंदर रख देते हैं जिसके अंदर एसिडिफाइड वाटर प्रेजेंट है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल लेंगे। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज यूज फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस। जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसको हम किसी लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए, केमिकल चेंजेस को देखने के लिए, इसलिए उसकी ज़रूरत होती है। बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड, कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के। The conducting liquids are not as good conductors of electricity as metals are। अगर अब हम बात करें लिक्विड और सॉलिड के अंदर, तो इतने ज़्यादा कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में। सो इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स, अ सिंगल इलेक्ट्रिक सेल इज नॉट सफिशिएंट। तो इस वजह से यहाँ पे अब इसने क्या बोला है कि जो कंडक्टिंग लिक्विड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा गुड कंडक्टर्स नहीं होते कि थोड़ा सा अगर करंट उनको पास करवाओगे तो वो ईजिली फटाफट पास करके आगे एंटर करके एग्जिट कर जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे एक जो हमारा सिंगल इलेक्ट्रिक सेल होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है। वी हैव टू यूज़ अ बैटरी मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उनको बहुत सारों को कनेक्ट करके एक बैटरी बनती है, उस बैटरी से हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं उसको, ताकि उनको ज्वाइन करके हम स्टडी कर सके कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन लिक्विड्स के थ्रू। दिस बैटरी विल सप्लाई अ लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ये बैटरी होती है ये क्या करेंगे, इकट्ठा होके बहुत सारा अमाउंट देंगी करंट का, और दस अ बैटरी इज यूज टू पास एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक जो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि एक तरफ से हमारा जो कैथोड और एनोड होता है, एक तरफ से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, एंटर करवाएंगे, दूसरी तरफ से एग्जिट करवा लेंगे। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल है, ये बैटरी की हेल्प से पॉसिबल है। बैटरी क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल मिलके बनी हुई एक बैटरी है, और इलेक्ट्रिक सेल को हम ड्राई सेल्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर से बैटरी हमारे किस लिए यूज होती है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के लिए।
टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, इसको टेस्ट करने के लिए कि एक जो हमारा लिक्विड होता है वो सच में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता भी है या नहीं करता। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी को पढ़ लेना, बहुत ईजी एक्टिविटी है ये। अब हम बात करते हैं वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। अब तक हमने यहाँ पे क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि किस तरीके से वो कंडक्ट करवाते हैं। अब हम बात करते हैं वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू HCl solution, the bulb glows brightly, indicating that HCl acid solution is very good conductor of electricity। जो हमारी ऊपर एक्टिविटी थी इसके अंदर हमने ये पढ़ा है, HCl सोल्यूशन है हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, इसके अंदर बल्ब बहुत इजीली और ब्राइटली ग्लो करता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो HCl सोल्यूशन है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ विनेगर। अब जो विनेगर है हमारा लेमन जूस है जिसके अंदर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन और सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन था, ये इतने गुड कंडक्टर्स नहीं है, ये वीक कंडक्टर्स हैं, तो इनके अंदर बल्ब ग्लो इतना नहीं करता। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द विनेगर टेकन इन द बीकर, तो बल्ब है वो बहुत डिम ग्लो करेगा। इवन व्हेन अ लार्ज बैटरी इज अप्लाइड, चाहे कितनी बड़ी बैटरी उसके अंदर अप्लाई करेंगे हम, उसके बाद भी जो ग्लो है वो बहुत डिम होएगा। द वेरी डिम ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट विनेगर और लेमन जूस है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करवाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वीक कंडक्टर्स होते हैं। यहाँ आपको फिगर में शो कर रखा है जिसके अंदर एक तरफ तो ले रखा है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरी तरफ ले रखा है विनेगर, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जो हमारे पास विनेगर है ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके अंदर जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो बहुत ब्राइट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर डिम ग्लो कर रहा है। Please note that if a large battery is not used to pass the current through the vinegar solution, अगर हम large बैटरी यूज़ ना करके विनेगर वाले सोल्यूशन में उतनी बैटरी लगाएं जितनी हमने HCl वाले सोल्यूशन में लगाई थी, तो बल्ब शायद ग्लो भी ना करे। एंड इफ़ वी टेक एन ऑर्डिनरी वाटर इन द बीकर एंड पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, देन द बल्ब विल नॉट ग्लो एट ऑल इवन इफ अ लार्ज बैटरी इज अप्लाइड। अगर हम यहाँ पे अभी तक हमने विनेगर लिया था वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, अगर यहाँ पे टैप वाटर लेते हैं तो यहाँ पे एट ऑल बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि जो ऑर्डिनरी वाटर होता है हमारा ये बहुत ज़्यादा वीक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो कभी कभार सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जब हम लिक्विड इस समवट कंडक्टिंग होता है तो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। देयर आर हाउएवर कुछ मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वीक कंडक्टिंग लिक्विड्स की भी देख सकते हैं, जैसे डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फॉलोइंग थ्रू अ लिक्विड। The current flowing in a circuit is usually detected by using a small electric bulb। जो करंट हमारा फ्लो कर रहा था, अब तक हमने जो ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिस्कस किए हैं, उनके अंदर क्या था कि एक हम इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज़ करते हैं, टॉर्च बल्ब को यूज़ करते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है अगर वो ग्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं हम एक बल्ब के थ्रू से। देन ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जो फिलामेंटस होता है ना बल्ब का फिलामेंट उसके अंदर लगा हुआ होता है, वो ग्लो करता है, हीट करता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, बिकम्स द वाइट हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस द लाइट। ये क्या करता है, जैसे हमारे पास एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है, टंगस्टन का वो फिलामेंट होता है। जब यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट जैसे इसके अंदर से पास करता है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है जिसकी वजह से ये ग्लो करना शुरू कर देता है और एक वाइट हॉट मतलब यहाँ पे वाइट हॉट वो फ्लेम देता है, उस तरीके से उसकी ग्लोइंग प्रोड्यूस होती है। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज लार्ज, जब करंट हमारा फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से, अगर वो लार्ज होएगा तो हीटिंग इफेक्ट है वो भी लार्ज होएगा, जिसकी वजह से बल्ब है ग्लो करेगा ब्राइटली। करंट फ्लो ज़्यादा हुआ तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हुआ और बल्ब भी ग्लो किया ब्राइटली। और जब करंट फ्लोइंग हमारा कम हो जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो भी डिम ग्लो करेगा। इफ़ हाउएवर जो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज़ टू वीक, अगर आप सोच के चलो कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर से वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कम है, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कितना होएगा, बहुत ही कम प्रोड्यूस होएगा, तो जिसकी वजह से या तो बल्ब बिल्कुल ही डिम ग्लो करेगा और या फिर वो हीट नहीं हो पाएगा उसका फिलामेंट, तो बिल्कुल ही ग्लो नहीं करेगा वो
bulb does not glow at all. The current in the circuit may be weak if the electrical conductivity of liquid we are testing is very low. अब जो ये मैंने आपको ये बताया है कि जो करंट है वो वीक जाएगा, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा वो नील के बराबर होएगा, बिल्कुल ही कम होएगा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये वीक कब होता है, जब हमारे पास जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टिंग लिक्विड है, वो कम हो, उसकी इलेक्ट्रोलाइट उसका कम बनता हो। सो इफ वी टेस्ट अ लिक्विड हैविंग अ वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब अगर हम टेस्ट करें ऐसे लिक्विड को जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, कम होती है, सो इफ वी टेस्ट लिक्विड ऑफ द लिक्विड वी आर टेस्टिंग इज वेरी लो, तो हम टेस्ट करेंगे एक लिक्विड को जिसकी लो कंडक्टिविटी होती है एक टॉर्च बल्ब को यूज करके सर्किट में, देन द बल्ब मे नॉट ग्लो एट ऑल। अगर हम बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट वाले में अगर एक बल्ब लगा देते हैं, टॉर्च बल्ब लगा दिया या हमारा जो येलो वाला बल्ब होता है वो लगा दिया हमने, जो ऊपर वाले हमारी एक्टिविटीज थी उनके अंदर लगाया था, तो यहाँ पे वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि वीक करंट था। तो टॉर्च बल्ब को हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते डिटेक्ट करने के लिए वीक इलेक्ट्रिक करंट को। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट के लिए जैसे हमारे पास टॉर्च बल्ब को थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में उसको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए ग्लो करवाने के लिए, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा बल्ब हो जो बहुत कम थोड़े से भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इजीली ग्लो कर सके। तो इस यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दो बल्ब्स का यूज़ करते हैं। दो मेथड्स होते हैं हमारे पास, मेथड्स दो होते हैं यूज़ करने के लिए। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग द एलईडी। एलईडी को यूज करके, एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म होती है। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग अ कंपास सराउंडेड बाय द टर्म्स ऑफ द सर्किट वायर। तो दूसरी तरफ हम एक कंपास का यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज वी कैन यूज द एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इन प्लेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब। एक टॉर्च बल्ब की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एलईडी को यूज करेंगे, जो क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रिक करंट को पास हो रहा है जो उसके अंदर से, उसको डिटेक्ट कर लेगा। LED is a semiconductor device which glows even when a very weak current passes through it। ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है जिसके अंदर से अगर हल्का सा भी करंट पास होए, बहुत ही वीक करंट भी अगर पास होता है तो ये क्या कर लेता है, ग्लो करने लग जाता है। देयर आर टू वायर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं, जो एलईडी के साथ में अटैच होती हैं। या फिगर में शो कर रखी है जो दो वायर्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लीड्स बोलते हैं, जो एलईडी बल्ब के साथ में अटैच होती हैं। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर। इनके अंदर क्या होता है, एक एलईडी तो थोड़ी सी बड़ी होती है और दूसरी एलईडी है वो थोड़ी सी छोटी होती है। वाइल कनेक्टिंग एलईडी इन द सर्किट, जब सर्किट के अंदर हम इसको कनेक्ट करवाते हैं तो जो लॉन्गर लीड होती है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, और जो शॉर्टर लीड होती है हमारी वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। प्लीज नोट दैट एलईडी इज कनेक्टेड इन अ सर्किट डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू वेयर अ टॉर्च बल्ब इज नॉर्मली कनेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो टॉर्च बल्ब है उसको हम नॉर्मली कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन एलईडी को हम किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं ताकि वो सर्किट पूरा होए, और सर्किट पूरे होने के बाद वो बल्ब ग्लो करता है या नहीं करता उसको हम चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या मेथड होता है, कंपास का यूज करना हुआ एक मेथड होता है। वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट द वीक इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू अ लिक्विड बाय यूजिंग अ कंपास। एक कंपास होती है जिसके थ्रू हमें क्या पता लगता है, डायरेक्शन का पता लगता है। उस कंपास को यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वायर्स उसके ऊपर से लपेट देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जो बल्ब यूज हो रहा था उसके अंदर क्या था, हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा था, और जो हमारा कंपास है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट यूज हो रहा है। दिस कैन बी डन एज फॉलोज। हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लेंगे, ट्रे फ्रॉम इनसाइड ऑफ द डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जैसे हमने एक मैच बॉक्स ले लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, प्लेस अ स्मॉल कंपास इनसाइड दिस कार्डबोर्ड ट्रे। जो हमारा मैच बॉक्स होता है उसके अंदर हमने क्या रख लिया, जैसे मैच बॉक्स की ट्रे है इसके अंदर हमने कंपास को प्लेस कर लिया। Wrap an electric wire a few times around the cardboard tray so as to make a type of coil of wire around the compass। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर होती है हमारी, जो वायर सर्किट की है, उसको हम इसके बाहर से थोड़े से इसको राउंड डलवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वो उसके ऊपर से पास कर सके इलेक्ट्रिक करंट के लिए।
The matchbox tray containing the compass inside it and having wound up wire around it is connected in the place of torch bulb in the circuit of liquid to be tested for conductivity. जहाँ पे हम टॉर्च बल्ब को लगा रहे थे, एलईडी बल्ब को लगा रहे थे, वहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करवा देंगे. अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा लिक्विड के अंदर से, जिसकी वजह से वो सर्किट में आएगा, सर्किट की वजह से इस वायर के अंदर आएगा और इस वायर की वजह से क्या होएगा, हमारी जो कंपास है वो हिलेगी, जिसकी वजह से हमें पता लगेगा इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा. इवन इफ अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द लिक्विड इन द सर्किट, तो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. दिस इज बिकॉज इवन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. जो थोड़ा सा भी करंट पास होएगा वायर के अंदर से, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होएगा, कंपास के ऊपर मैग्नेटिक नीडल होएगी जो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी. यूजुअली नॉर्थ और साउथ पोजीशन में होती है, क्योंकि जो हमारे पास अंदर नीडल है ना, वो भी क्या होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हिलती है. और दूसरी तरफ हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट वायर के थ्रू हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, इसको रिपेल या अट्रैक्ट करके उस तरीके से उसको डिफ्लेक्ट करवाते हैं. So if a compass surrounded by wound up electric wires of the circuit including a liquid in it shows the deflection, अगर हमने कंपास को अटैच कर रखा है और वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रही है, तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. तो लिक्विड हमारा क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. In order to detect the electrical conductivity of liquid, the two ends of wire are connected at a place in the circuit where two terminals of torch bulb are normally connected. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए जो दो एंड होते हैं यहाँ पे वायर के, जो कंपास के अराउंड हमने लगाए थे, वो कनेक्ट होते हैं सर्किट के अंदर, जहाँ पे दो टर्मिनल्स है टॉर्च बल्ब के कनेक्टेड होते हैं नॉर्मली. लेकिन हमने एलईडी की बात करी थी, वो सर्किट के अंदर अटैच होता है. वी कैन टेस्ट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स, अलग अलग लिक्विड्स के हम कंडक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास सराउंडेड बाय वायर ऑफ सर्किट, एक कंपास की वजह से. When the liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water are included in the circuit, a deflection in the magnetic नीडल ऑफ कंपास इज ऑब्जर्व. जब हमने ये लिक्विड्स लिए तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, वो हमने ऑब्जर्व की कि डिफ्लेक्ट हो रही है. इसका मतलब जो ये हमारे पास विनेगर, लेमन जूस, टैप वाटर, सी वाटर थे, ये क्या थे, कंडक्टर्स थे इलेक्ट्रिसिटी के. दूसरी तरफ हमने क्या लिया, डिस्टिल्ड वाटर लिया, मिल्क लिया, वेजिटेबल ऑयल लिया, हनी, इस तरीके से बहुत सारे हमने लिक्विड्स लिए जिनकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई मैग्नेटिक नीडल में. तो दिस शोज दैट जो लिक्विड हमने लिए हैं ये क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. फ्रॉम द अबव डिस्कशन अब हमने क्या कंक्लूड किया कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या नॉन कंडक्टर होते हैं. मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या होते हैं, एसिड, बेस और साल्ट के सॉल्यूशंस होते हैं. क्योंकि जो सॉल्यूशन है एसिड, बेस और साल्ट का, इनके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं. आयंस कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. Our next topic is the case of distilled water, tap water, sea water and rain water. इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिर केमिकल इफेक्ट्स आता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे. अगर आपको पूरी इस क्लास में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. तब तक के लिए हर हर महादेव. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Heart of Knowledge. In this session, let us discuss about our further topics of chapter number 14, that is chemical effects of electric current. So let's get started. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर. जो डिस्टिल्ड वाटर है, टैप वाटर है, सी वाटर है और रेन वाटर है, क्या इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और कितने एक्सटेंट तक इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अब हम क्या करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर को बिकर के अंदर लेते हैं और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं. तो वी विल फाइंड दैट देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास. मतलब जहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल यूज़ की है कंपास की, वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं.
इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉमन साल्ट लेते हैं और उसके अंदर उसको डिसोल्व कर देते हैं डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। कॉमन साल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। जब हमारा साल्ट उसके अंदर डिसोल्व होएगा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं। If we test this salt solution by passing the electric current through it, we will find that जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की, वो डिफ्लेक्शन करना शो कर देगी। क्यों कर देगी इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो करना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक बेस है, एक साल्ट है जो क्या करेगा, आयंस प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। Thus distilled water becomes a good conductor of electricity on dissolving a little salt in it। अगर हम डिस्टिल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा साल्ट ऐड कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं, जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है ना, वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर तो पुअर कंडक्टर ही रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगर उसके अंदर हम डिजोल्व साल्ट ऐड नहीं करेंगे तो वो पुअर कंडक्टर है। अगर उसके अंदर हम डिजोल्व साल्ट ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्या बन जाता है, वो साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो डिस्टिल्ड वाटर हम प्योर वाटर होता है जिसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल पढ़ा है कि थोड़ा सा उसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को एक डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से कंडक्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हम उनके अंदर कॉमन साल्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी ऐड किया था हमने NaCl वगैरह। इस तरीके से कोई भी कॉमन साल्ट प्योर वाटर के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो वो गुड कंडक्टर अपने आप हो जाता है। दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एसिड ऐड कर सकते हैं थोड़े से अमाउंट में, जैसे लेमन जूस है, विनेगर है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर अगर हम इसको ऐड करते हैं थोड़ा से भी अमाउंट में, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड नंबर थर्ड क्या है, उसके अंदर हम लिटिल बेस ऐड कर देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर का केस। अब हम टैप वाटर का केस देखते हैं। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज, जैसे कि टैप है, हैंड पंप, वेल, पोन्ड्स। अगर हमें यहाँ से जो वाटर प्रोवाइड होता है, सोर्स है जो वाटर का, ये क्या होता है, प्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता प्योर, क्योंकि जो वाटर है, टैप, हैंडपम्प, वेल, पोन्ड्स, इनके अंदर ना कुछ अमाउंट के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, चाहे थोड़े से ही प्रेजेंट हो नेचुरली। सो वाटर फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज, ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो टैप, हैंडपम्प, वेल, पोन्ड्स, इन सब से जो वाटर होता है वो सारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल टैप वाटर को लेते हैं हम, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। क्यों है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली कुछ अमाउंट सोल्ट की प्रेजेंट होती है, उसके अंदर पहले से ही वो डिसॉल्व्ड होते हैं। These salts come naturally to the tap water। अब ये नेचुरली कहाँ से आए हैं टैप वाटर के अंदर साल्ट, क्योंकि टैप वाटर हमारा कहाँ से आता है, रिवर है, लेक है, ट्यूबवेल्स है, जिनके अंदर डिजोल्व साल्ट होते हैं। अब आप बोलोगे उनके अंदर कहाँ से डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट हुए, जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, हमारे रॉक्स होती हैं, उनकी वेदरिंग से जब वो टूटते हैं ना थोड़े थोड़े पानी वगैरह की वजह से, तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। इस तरीके से कॉमन साल्ट उनके अंदर जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट होते हैं कुछ साल्ट्स, तो सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन द टैप वाटर, जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, और ये साल्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। वी शुड नेवर ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक स्विच और टच एन वर्किंग एप्लियंसेस विद द वेट हैंड्स। हमें गिल्ले हाथों के साथ ना ही तो कोई इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट करना चाहिए, ना ही किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के साथ काम करना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक स्विच और टच अ वर्किंग इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। एक काम करता हुआ कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसको या फिर इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट करना, ये बिल्कुल डेंजरस होता है गिल्ले हाथों के साथ। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हाथों के ऊपर क्या होता है, टैप वाटर प्रेजेंट होता है। टैप वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा सकता है। हमारे उस इलेक्ट्रिक स्विच से हमारे हाथों तक आ सकता है करंट, और जिसकी वजह से क्या होएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा।
सिमिलरली वी शुड नेवर हैंडल एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। इसी तरीके से हमें कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अगर वर्क कर रहे हैं, वो एप्लियंस ठीक है, बिल्कुल उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें बेयर फुट जो हमारा गिल्ले फ्लोर होते हैं वहाँ पे भी हमें खड़ा नहीं होना इस तरीके से, और उनको ऑपरेट नहीं करना है। सेकेंड केस है इन केस ऑफ फायर। जैसे फायर के केस में अगर हम बात करें, बिफोर द फायरमैन यूज बिग वाटर होजेज। वाटर होजेज क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी और फ्लेक्सिबल पाइप्स होती है जिनकी वजह से वाटर है वो थ्रो किया जाता है कहीं भी अगर आग लग जाए तो उस एरिया के अंदर। इन केस ऑफ फायर, अब फायर के केस में क्या होता है, जो फायरमैन जब इन वाटर होजेस को यूज़ करता है, फ्लेक्सिबल वाटर पाइप्स को यूज़ करता है पानी को डालने के लिए बर्निंग हाउस पे, बिल्डिंग्स पे, यूजुअली सबसे पहले वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट करते हैं उस एरिया की। इसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और उसकी वजह से उनको करंट लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है, इज कट ऑफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगना होता है। तो इलेक्ट्रोक्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए फायरमैन को इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट किया जाता है जो बिजी होते हैं फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के अंदर। ऑर्डिनरी वाटर एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कट की जाती है ताकि फायरमैन जो उसके कंटेक्ट में है, होज भी जिसने पकड़ रखी है या फिर जो गिल्ले हो चुके हैं वहाँ पे स्विचेस वगैरह भी हैं, तो उनके अगर कंटेक्ट में अगर फायरमैन आता है तो उसको कोई शॉक ना लगे, इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो। तो इस वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको कट ऑफ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टैप वाटर। टैप वाटर क्या है, एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर है। तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट्स प्रेजेंट होती है डिजोल्व साल्ट की, लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करें तो इसके अंदर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारा टैप वाटर होता है वो यहीं से तो आता है, रिवर, पॉन्ड, लेक, इन सब से ही तो आता है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, लेक बनाते हैं, सी बनाते हैं। तो टैप वाटर हमारा जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी तरफ हमारा सी वाटर है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं। Since the sea water contains more salts, therefore the electrical conductivity of sea water is much more than that of the drinking water. अब जो सी वाटर है हमारा उसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू टैप वाटर, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी सी वाटर बहुत ज़्यादा कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द टैप वाटर। So if test drinking water and sea water for their electrical conductivity by passing the electric current through them, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करेंगे, पहले तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर से फिर सी वाटर के अंदर से वन बाय वन। तो हमें यहाँ पे क्या पता लगेगा, जो डिफ्लेक्शन हो रही है मैग्नेटिक नीडल की वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर से कम हो रही है और सी वाटर के अंदर से उसकी जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सी वाटर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं, और सी वाटर इसी वजह से गुड कंडक्टर और बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिंकिंग वाटर से, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन अब हम बात करते हैं रेन वाटर की। रेन वाटर को वैसे तो प्योर वाटर ही बोला जाता है, रेन वाटर भी क्या होता है, प्योर वाटर होता है। अगर रेन वाटर प्योर वाटर होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, तो इसका एक रीज़न है, जब हमारा रेन वाटर धरती के ऊपर आता है, ऊपर से नीचे गिरता है वो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके अंदर जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो जब वो डिज़ोल्व हो जाते हैं उसके अंदर एसिडिक गैस डिज़ोल्व हो जाती हैं बहुत सारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होएगी डिज़ोल्व, जो क्या बनाएगी, डिज़ोल्व होके वाटर के साथ में एक एसिड बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। दूसरी तरफ उसके अंदर और भी एसिडिक गैसेस मिक्स हो सकती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सब क्या बनाएंगे, स्मॉल अमाउंट के दूसरे एसिड्स बनाएंगे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब इनकी प्रेजेंस से इनके अंदर अब क्या हो गया, रेन वाटर के अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट में एसिड्स प्रेजेंट हो गए, रेन वाटर बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो रेन वाटर क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया। सो इफ़ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सैंपल ऑफ द रेन वाटर, तो यहाँ भी हमें क्या पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब रेन वाटर एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का।
Since rainwater is a conductor of electricity, it is not safe for an electrician to carry out electrical repair in the outdoor area during the heavy downpour, हैवी रेन। इसका भी यही मतलब ये हो सकता है कि रेन वाटर जब हमारा कंडक्टर हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये भी सेफ नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन है वो घर से बाहर या कहीं आउटडोर में वर्क करे इन अप्लायंसेस के साथ में, अगर हैवी डाउनपोर और हैवी रेन हो रही है तो। The rainwater being a conductor of electricity may cause the electrocution of the electrician। यहाँ भी वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है किसी भी इलेक्ट्रिशियन को या कोई भी काम कर रहा है आउटडोर में। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बल्ब यहाँ पे हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम में है, ग्लो नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर, तो हमें पॉसिबल रीजंस बताने हैं। पॉसिबल रीजंस इसके बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं हो सकता कि उसका कंडक्टर वीक है या जो कुछ भी है। फर्स्ट वन, जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है, जो कनेक्शन है वायर्स का सर्किट के अंदर वो लूज हो सकता है, जो हमने वायर्स अटैच कर रखी है आपस में उनका कनेक्शन लूज हो सकता है। दूसरी तरफ जो हमने बल्ब यूज़ किया ये भी ख़राब हुआ हो सकता है पहले से ही। तीसरी तरफ जो थर्ड हमने बैटरी यूज़ कर रखी है वो भी पहले से ही यूज़ अप हो ही मिल सकती है कि वो ख़राब हो चुकी है। अब फोर्थ पे जब लिक्विड हमने यूज़ किया है वो वीक कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। और फिफ्थ वन इज़ पुअर कंडक्टर भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का लिक्विड हमारा, तो इनकी वजह से यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जब किसी भी चीज़ के अंदर से पास होता है तो वो उसके अंदर केमिकल चेंज लेके आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। फॉर एग्जाम्पल, When electric current is passed through acidified water, acidified water क्या होता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं जिसको हम, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में एसिड्स डिजोल्व होते हैं। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एसिडिफाइड वाटर के अंदर से कार्बन इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करके, तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा एसिडिफाइड वाटर था H2O बोल सकते हैं जिसको हम, लेकिन ये क्या था, एसिडिफाइड था, ये किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, इनके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन होती है या इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, वाटर है वो जो इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर से पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर इज़ अ केमिकल कंपाउंड एंड हाइड्रोजन एंड गैस आर द एलिमेंट्स। वाटर हमारा कंपाउंड होता है H2O जो दो एलिमेंट से मिलके बनता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, एलिमेंट्स हैं जो सिंगल एटम से मिलके बनते हैं, H2 और O2। सो इन दिस रिएक्शन एक केमिकल कंपाउंड वाटर है हमारे पास जो डिकम्पोज होता है, जो टूटता है दो एलिमेंट्स के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के एक्शन से वो दो एलिमेंट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसकी वजह से जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो रहा है। The breaking up of water into hydrogen and oxygen is actually a chemical decomposition। केमिकल इफेक्ट एक मतलब सारी रिएक्शंस का नाम है कि केमिकल इफेक्ट है, उस इफेक्ट के अंदर क्या है, कुछ भी ब्रेक भी हो सकता है, कुछ आपस में जुड़ भी सकता है, तो इस तरीके से बहुत सारी होती है। तो ये प्रॉपरली क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन है, मतलब ब्रेक होना, कोज्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। अब जो केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय passing an electric current through a conducting liquid is called electrolysis। जो ये हमारा प्रोसेस हुआ है, केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है एक कंडक्टिंग लिक्विड का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। The decomposition of acidified water into hydrogen and oxygen by passing an electric current या फिर electricity, ये किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकअप होना। प्लीज नोट दैट प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो प्योर वाटर होता है वो हमारा गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर इज मेड एन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग लिक्विड बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड टू इट। वाटर को हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसने स्पेशली मेंशन किया था एसिडिफाइड वाटर। वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड, बेस या साल्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एसिड ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, acidified water. We use acidified water for carrying out the electrolysis of water. acidified water को हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम एसिडिफाइड वाटर को यूज़ करते हैं। इनके अंदर हम कुछ बेस भी ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वाटर हमारा गुड कंडक्टर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर कैन बी डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर यहाँ पे किस में ब्रेकअप होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन की गैसेस में ब्रेकअप होता है। इसके लिए यहाँ पे नीचे एक एक्सपेरिमेंट शो कर रखा है, तो आप इसको रीड कर लेना। In the year 1800, a British chemist William Nicholson had shown that if electric current is passed through acidified water, 1800 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आए थे, एक केमिस्ट आए थे, जिन्होंने क्या शो किया था, इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द एसिडिफाइड वाटर, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं एसिडिफाइड वाटर के अंदर से तो बबल्स बनते हैं ऑक्सीजन गैस के और हाइड्रोजन गैस के, प्रोड्यूस होते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो उसके अंदर इमर्स की गई थी। इलेक्ट्रोड्स मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि इलेक्ट्रोड्स क्या थे, वो हमारे पास एक एनोड था और दूसरी तरफ हमारे पास कैथोड था, दो टर्मिनल्स थे अलग अलग। तो जो ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस हैं ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। इस तरीके से हमारे दो इलेक्ट्रोड्स किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अलग अलग, एक पे ऑक्सीजन और एक पे हाइड्रोजन है, उनके बबल्स शो होते हैं। ऑक्सीजन गैस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉर्म होती है। अब यहाँ पे इसने ये क्यों बोला है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ही डिपॉजिट होएगी, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ होता है, एनोड के ऊपर, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, कैथोड के ऊपर होता है। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा, और हाइड्रोजन है वो कैथोड के पास जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है वो कहाँ फॉर्म होएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉर्म होएगी जिसको हम एनोड बोलते हैं, जो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में बैटरी के। और हाइड्रोजन गैस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे फॉर्म होएगी जो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ में। We have just described the chemical effect of electric current on water. अभी हमने क्या देखा था, एसिडिफाइड वाटर का केमिकल इफेक्ट देखा था। तो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ केमिकल इफेक्ट ऑन सम अदर सब्सटेंसेस। अब जैसे हमने यहाँ क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ एसिडिफाइड वाटर का देखा था, तो यहाँ पे केमिकल इफेक्ट है अलग अलग चीज़ों में भी हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंस में भी हो सकता है। जैसे एसिड्स, अलग अलग टाइप के एसिड्स, बेस, साल्ट सॉल्यूशंस के अंदर, कुछ भी मोल्टन कंपाउंड्स हैं जो मेल्टिंग फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दीज लिक्विड्स, तो केमिकल रिएक्शन सब में होएगी, केमिकल इफेक्ट शो होएगा। वी कॉल दीज केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइसिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिकम्पोज होना, ब्रेक ऑफ होना। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से, तो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। The chemical reactions brought about an electric current may produce one of the following effect. अब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उनके अंदर हमें कैसे पता लगेगा कि इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उनकी वजह से कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे गैस के बबल्स बन सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या फिर कुछ मेटल्स डिपॉजिट हो सकते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, या फिर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है। These are some of the chemical effect of electric current. तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल इफेक्ट्स का इलेक्ट्रिक करंट का, कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। The chemical effect produced by an
इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ में जो हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रखी है जिनके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल बबल्स है गैस के, वो फॉर्म होंगे जब इलेक्ट्रिक करंट को हम एसिडिफाइड वाटर के अंदर से पास करवाएंगे। एक फर्स्ट का एग्जांपल हमारे पास ये हो गया। दूसरा जहाँ मैंने बोला है कि मेटल्स डिपॉजिट होंगे, तो डिपॉजिट ऑफ मेटल कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाते हैं, CuSO4। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से परत चढ़ना, प्लेटिंग होना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। थर्ड वन क्या है, कलर्स का चेंजेस होना। जब इलेक्ट्रिक करंट है कट पोटैटो के अंदर से, पोटैटो काट रखा है हमने और उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यहाँ पे कलर चेंजेस होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी शो कर रखी है कलर के बेस पे, आप वो भी इसको रीड कर लेना। The fact that a greenish blue spot on potato surface is always formed, जो हमारा पोटैटो होता है इसके अंदर किस तरीके से कलर चेंज होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है उसके पास से ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बनना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पोटैटो सरफेस के पास में एक स्पॉट बनेगा ग्रीनिश ब्लू कलर का, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो फॉर्म या कहाँ फॉर्म होएगा, इलेक्ट्रोड जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है बैटरी के, कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विच इज कंसील्ड इन द बॉक्स एंड हुज टर्मिनल्स कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यहाँ से क्या कंक्लूजन हो सकता है, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस साल्ट सॉल्यूशंस इन देम। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनके अंदर एसिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे हम लेमन की बात करें। अब है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, इनको हम यूज़ में भी लेते हैं। कैसे लेते हैं उसके कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनको हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए। दूसरी तरफ है मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। थर्ड वन है प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर हमारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब उनके साथ कुछ ना कुछ अदर चीज़ें भी होती है जो हमें चाहिए नहीं होती। तो ओर्स वो होते हैं, तो उनसे हम सर्टेन मेटल्स जो हमें चाहिए हैं उनको सेपरेट करना, उनको प्रोड्यूस करना, वो भी हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन होती है केमिकल इफेक्ट की। प्रोडक्शन होएगा केमिकल कंपाउंड्स का, डिकम्पोजिशन करना केमिकल कंपाउंड्स का। इन सारी एप्लीकेशंस को हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hut of Knowledge. In this session, let us discuss about our further topics of chapter number 14, that is chemical effect of electric current. Our new topic is application of the chemical effect of electric current. So let's get started. एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो केमिकल इफेक्ट थे इलेक्ट्रिक करंट के, उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है जिनको हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है या फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक प्लेटिंग करना, प्लेट एक कवर चढ़ाना, जैसे उसी तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स को प्योरीफाई करना, जो उनकी अनप्योरीफाइड फॉर्म होती हैं उनके अंदर से हम मेटल को प्योरीफाई करते हैं। थर्ड वन इज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर्स।
ओर्स के अंदर से भी मेटल्स को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ एक केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करना, डिकम्पोजिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, कुछ और कंपाउंड्स होते हैं हमारे उनको डिकम्पोज करना। वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल दिस एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन समवट डिटेल। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो एंड प्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ कवरिंग अ मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर और कोटिंग ऑफ डिफरेंट मेटल। मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हम कवर करते हैं किसी थिन लेयर के साथ, जो मेटल उसी मेटल की भी हो सकती है या दूसरी मेटल की भी हो सकती है, उसकी हम कोटिंग करते हैं या थिन लेयर करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन। सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन कौन सी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द प्रोसेस ऑफ deposition a thin layer of desired metal over a metal object with the help of electric current is called electroplating। एक प्रोसेस है एक थिन लेयर को डिपॉजिट करवाना कोई भी डिजायर्ड मेटल की, वो हमारी इच्छा होती है कि हम किस मेटल की उसके ऊपर से कवरिंग करवाते हैं, उस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर से कवरिंग करवाना इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The purpose of electroplating is to protect the metal objects from the corrosion। पर्पस क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हम कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करते हैं, और टू मेक द मेटल ऑब्जेक्ट लुक मोर अट्रैक्टिव। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए की जाती है, फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोजन और रस्टिंग और कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए, फॉर डेकोरेटिव पर्पज। इसके सिर्फ दो ही हमारे पास पर्पज होते हैं, या तो उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन से, या फिर हम उसको डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बाथरूम टैप्स होती हैं, वो आयरन की बनी हुई होती हैं या फिर स्टील की बनी हुई होती है, उनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं क्रोमियम मेटल के साथ में, जिससे उन पे कोरोजन नहीं होता, उनके ऊपर रस्टिंग नहीं होती। एंड एट द सेम टाइम क्रोमियम प्लेटिंग गिव्स अ शाइनिंग अपीयरेंस। और क्रोमियम मेटल को हम किस लिए यूज करते हैं, साथ में क्या करता है, थोड़ी बहुत शाइनिंग भी प्रोवाइड करवाता है बाथरूम टैप्स के अंदर, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव दिखती हैं। द मेटल ऑब्जेक्ट्स यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेट किए जाते हैं क्रोमियम के साथ, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर मेटल्स, इन सब के साथ है वो, मतलब इनको इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं हम। When a metal object is electroplated with the chromium, it is called chromium plating। जब किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हम क्रोमियम मेटल के साथ इलेक्ट्रोप्लेट करवाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमियम प्लेटिंग हो रही है, या फिर क्या बोलेंगे, क्रोम प्लेटिंग हो रही है। तो जब कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रोप्लेटेड होएगा टिन के साथ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिन की प्लेटिंग हो रही है। इसी तरीके से अगर निकल के साथ में होएगा तो निकल प्लेटिंग होएगी, सिल्वर के साथ में सिल्वर प्लेटिंग होएगी, गोल्ड के साथ में गोल्ड प्लेटिंग, कॉपर के साथ में कॉपर प्लेटिंग। और द मेटल्स विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसे ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंट होने चाहिए कोरोजन के साथ में, मतलब वो कोरोजन को लगने ना दे, और ऑल्सो गिव अ शाइनी फिनिश टू द ऑब्जेक्ट, और साथ में उनका शाइनी फिनिश आना चाहिए, उनकी अपीयरेंस है वो थोड़ी शाइनी होनी चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं उस टाइम पे। सबसे पहला क्या है, जो मेटल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर रखते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड के ऊपर रखते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसके साथ में कनेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ ऐसा मेटल जिसकी हमें डिपॉजिट करवानी है, द मेटल हुज लेयर इज टू बी डिपॉजिटेड। मतलब जैसे यहाँ हम क्या बात कर रहे थे, जैसे हम टैप के बारे में बात करें, जो हमारी बाथरूम टैप्स होती हैं उनके अंदर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमें करवानी है, किसकी करवानी है, आयरन थी हमारे पास टैप, आयरन की या फिर स्टील की बनी हुई थी, इसको हम कहाँ रखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर रखेंगे, जो हमारा कैथोड होएगा वहाँ पे। और दूसरी तरफ वैसा मेटल लेंगे हम जिसकी हमें डिपोजिशन करवानी है, जैसे इसके ऊपर हम किसकी डिपोजिशन करवा रहे थे, क्रोमियम की डिपोजिशन करवा रहे थे। तो क्रोमियम कहाँ होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ होना चाहिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है।
नंबर थर्ड, उसके अंदर हमें अब क्या चाहिए, एक सॉल्यूशन चाहिए है। तो वाटर सोल्यूबल साल्ट ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जो मेटल हमें डिपॉजिट करवाना है, जैसे यहाँ पे हमें क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोमियम का साल्ट लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। वी विल नाउ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कॉपर प्लेटिंग। अभी मैंने आपको क्रोमियम प्लेटिंग का एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से कॉपर प्लेटिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे। वी विल इलेक्ट्रोप्लेट अ की मेड ऑफ आयरन मेटल विद द थिन लेयर ऑफ कॉपर मेटल। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक की है जो किसकी बनी हुई है, आयरन की, Fe बोलते हैं जिसको हम। आयरन की हमें की लेनी है और उसके ऊपर हमें किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक आयरन ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हम किसके साथ प्लेटिंग करवाएंगे, कॉपर प्लेटिंग करवाएंगे। फर्स्ट वन इज द आयरन ऑब्जेक्ट इज मेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब आयरन ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाएंगे। वैसा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कहाँ, इसके ऊपर हम कौन सा मेटल रखेंगे, जिस मेटल की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। दिस मीन्स दैट द आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब हम लेंगे कॉपर प्लेट, जिसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ पे वैसा मेटल रखेंगे जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी और के ऊपर करवानी है। दिस मीन्स दैट अ कॉपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। थर्ड वन हमें क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का वो सोल्यूशन लेंगे जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिसके ऊपर करवानी है। जैसे कॉपर की हमें करवानी है आयरन के ऊपर, तो हम यहाँ पे किसका सॉल्यूशन लेने वाले हैं, कॉपर का सॉल्यूशन। तो थर्ड वन हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 हम लेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर हमारे पास कॉपर मेटल के कॉपर आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जो कॉपर प्लेटिंग है, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिविटी शो कर रखी है, आप इसको रीड कर लेना। The process of electroplating copper on an iron key can be explained in the most simple ways as follows। अब इसी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से कॉपर मेटल है हमारा, वो इलेक्ट्रोप्लेट होता है आयरन मेटल के ऊपर। द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। इसके पास क्या होता है, कॉपर मेटल का आयन होता है जो डिजोल्व फॉर्म के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। अब ये किस आयन के अंदर ब्रेक होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर और SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो ये हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पे आयंस की फॉर्म में इस तरीके से ब्रेक होता है। The copper sulfate solution has the copper metal in the dissolved form। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर जो मेटल होता है हमारा, उसकी डिजोल्व फॉर्म प्रेजेंट होती है। इनफैक्ट जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और साथ में SO4 2 नेगेटिव आयंस होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस तो होंगे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, पहला है हमारे पास जो डिजोल्व्ड कॉपर मेटल प्रेजेंट था हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, एक पॉजिटिव चार्ज के तरीके से जो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव था खुद, तो वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और नेगेटिव के ऊपर हमने किसको लगा रखा है, आयरन की को लगा रखा है। द पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस हैं, वो क्या करेंगे, अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करेंगे और किसके कंटेक्ट में आ जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास आयरन की प्रेजेंट थी उसके कंटेक्ट में आएंगे और उसके साथ कॉपर मेटल्स की अटैचमेंट हो जाएगी। दिस कॉपर एटम डिपॉजिट होते जाएंगे आयरन की के ऊपर, जो क्या करेंगे, एक थिन लेयर बना लेंगे, एक कोटिंग बना लेंगे कॉपर मेटल की पूरे सरफेस के ऊपर से। इसी तरीके से कॉपर मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से बाहर आएगा सॉल्यूशन में से, और क्या करेगा, एक आयरन की के ऊपर से थिन लेयर बना लेगा जो कैथोड के ऊपर लगी हुई होती है, जो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, हमारा जो कॉपर मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ लगा हुआ होता है, कॉपर प्लेट होती है जो कहाँ पे लगी हुई होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर लगी हुई होती है, जो डिजोल्व होती रहती है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज बनाती रहती है कॉपर 2 पॉजिटिव के। दिस हैपन्स बिकॉज जो कॉपर एटम है वो अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ से लूज करेगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के लिए, और जो कॉपर आयंस है वो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते रहेंगे।
In this way, the loss of copper ions from copper sulfate solution utilized in the copper plating is made up and the process continues. इसी तरीके से जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से तो कॉपर उठ के कहाँ चला जाएगा, आयरन के पास चला जाएगा, और वहां से जहाँ पे हमारे पास कॉपर प्लेट हमने ली थी वहां से डिसोल्व होके वो सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा. ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू रहती है. Since the copper ions are taken out from the solution at the negative electrode but put into the solution at the positive electrode, therefore जो concentration of copper sulfate solution की वो constant रहती है. जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉपर की प्रेजेंट होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है. क्यों रहती है? जैसे हमारे पास ये क्या है, आयरन की है, और इस साइड हमारे पास कॉपर प्लेट है. यहाँ कॉपर प्लेट के अंदर से हमारे पास आयंस जो होते हैं वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, और सॉल्यूशन से हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, आयरन की के पास चले जाते हैं. From the above discussion, we conclude that during the copper plating of an iron key, copper metal is transferred from the copper plate to the iron key through copper sulfate solution. अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, जो कॉपर प्लेटिंग होती है उसके अंदर एक आयरन की के ऊपर कॉपर मेटल कहाँ से आता है, वो डायरेक्ट एक कॉपर की जो हमने साइड में प्लेट ली थी पॉजिटिव टर्मिनल से, वहां से वो डायरेक्ट की के ऊपर नहीं आता. वो पहले कहाँ जाता है, कॉपर मेटल हमारा पहले डिसॉल्व होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो आयरन की के ऊपर जाता है. इसका मतलब वो कहाँ से जाएगा, कॉपर मेटल ट्रांसफर होएगा कॉपर प्लेट से आयरन की के ऊपर थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. In other words, during the electroplating with the copper metals get transferred from the positive electrode to the negative electrode. जो हमारा कॉपर मेटल होता है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव के ऊपर ट्रांसफर करेगा एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की हेल्प से. कार्बन क्या होता है, एक ग्रेफाइट की फॉर्म होती है, नॉन मेटल होता है, जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन रोड को लेते हैं अबव एक्टिविटी के अंदर और कनेक्ट करते हैं उसको नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, जो बैटरी का नेगेटिव, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास आयरन की थी उसको अगर हम कार्बन रोड के साथ रिप्लेस करते हैं, कार्बन क्या होता है हमारा, नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. जब हम इस कार्बन रोड को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में, तो एक कॉपर मेटल की लेयर है वहां भी फॉर्म होएगी कार्बन रोड के ऊपर से. दस अ कार्बन रोड कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर. तो इसी तरीके से कार्बन रोड को भी हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं कॉपर की हेल्प से, क्योंकि कार्बन रोड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. सम स्पेशल प्लास्टिक्स होते हैं आज के टाइम पे बना दिए गए हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे प्लास्टिक्स कैन ऑल्सो बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द मेटल्स. तो ऐसे ऐसे प्लास्टिक्स हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स के साथ में इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं. इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस होती है. जैसे आपने एक एग्जांपल के अंदर भी देखा है, जो बाथरूम की टैप्स होती हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है मेटल ऑब्जेक्ट्स को कोट करने के लिए विद अ थिन लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल. The metal which is deposited in the form of thin layer has some desired properties which the metal of object does not possesses. अब हम जिसकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, जिसको हम डिपॉजिट करवाते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर, उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम उसके ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मेटल विच इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से वो कोरोजन को रेजिस्ट कर सके. उसके पास शाइनी अपीयरेंस होनी चाहिए जिससे उसकी अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी दिखे. दिस विल बिकेम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल. जैसे फर्स्ट क्या हमारे पास क्रोमियम मेटल है, उसकी क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है, वो जल्दी से कोरोड भी नहीं होता, उसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है. तो हम क्या करते हैं, क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं. Chromium metal is however quite expensive and hence it is not economically to make whole object out of the chromium. Chromium metal है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इकोनॉमिकली भी इतना, मतलब उसको हम देख सकते हैं कि होल ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा सकते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली नहीं होता.
सो द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ चीपर मेटल, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो चीपर मेटल का बना हुआ होता है, एंड ओनली ए थिन कोटिंग ऑफ क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिटेड, और उसके ऊपर से बिल्कुल एक थिन लेयर बनी हुई होती है क्रोमियम मेटल की, उसको हम डिपॉजिट करवा देते हैं पूरे सरफेस के ऊपर से, जिससे वो हमें इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। After chromium plating, it looks as if the whole iron object is made up of the chromium metal. जब हम उसके ऊपर से क्रोमियम की एक परत चढ़ा देते हैं, एक प्लेटिंग कर देते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वो क्रोमियम मेटल से ही बना हुआ है, लेकिन क्या होता है वो आयरन या स्टील का बना हुआ होता है जिसके ऊपर से क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द आयरन मेटल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, जैसे बाईसाइकिल की हैंडल बार्स होते हैं, बाईसाइकिल की बेल्स होती हैं, व्हील रिम्स होते हैं, बाथरूम फिटिंग्स होती हैं जैसे टैप वगैरह हैं, उसके बाद एलपीजी स्टोव्स होते हैं, मोटरसाइकिल पार्ट्स, मैनी एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। मेटेलिक कार बम्पर्स एंड कार ग्रिल्स आर ऑल्सो क्रोमियम प्लेटेड। ये भी क्या होती है, क्रोमियम प्लेटेड ही होती हैं। We know that an iron object is not very attractive to look at. आयरन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, उनका सरफेस थोड़ा रफ रफ सा है, डल डल सा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। मोर ओवर आयरन ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत जल्दी कोरोड भी हो जाते हैं और वो खराब भी हो जाते हैं, रस्ट उनके ऊपर बहुत जल्दी लगता है। सो अ थिन कोटिंग ऑफ क्रोमियम मेटल ऑन आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट मेक्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट लुक शाइनी एंड अट्रैक्टिव, और साथ में ही वो उसको किससे प्रोटेक्ट करके रखता है, कोरोजन से और रस्टिंग से। If however the thin layer of chromium plating on an object is accidentally scratched, अगर कोई भी थिन लेयर क्रोमियम प्लेटिंग की किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, अगर वो एक्सीडेंटली स्क्रैच हो जाती है तो जो शाइनी कोटिंग है क्रोमियम की वहाँ से बाहर निकल आती है, वो निकल जाती है क्रोमियम की कोटिंग, और वहाँ पे जो आयरन और स्टील का सरफेस है वो दिखाई पड़ता है। रस्टिंग आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट की देन टेक प्लेस, यहाँ से क्या होएगा, फिर रस्टिंग होएगी जहाँ पे हल्का सा स्क्रैच लगा था। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, तो हमें यहाँ से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए यूज की जाती है, जिससे थिन लेयर बनेगी क्रोमियम मेटल की। दिस क्रोमियम लेयर्स गिव्स एन अट्रैक्टिव शाइनी सरफेस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रस्टिंग। नंबर 2 पे हम टिन मेटल को यूज करते हैं। इसको भी हम किस लिए यूज करते हैं, शाइनी अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं। इट डज नॉट कोरोड एंड इट इज नॉन पॉइजनस, ये भी कोरोड नहीं होता और नॉन पॉइजनस भी होता है। इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से लेस रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना कोरोजन नहीं होता। टिन के कैन्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द टिन मेटल ऑन टू द आयरन। आयरन के ऊपर से टिन मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है और उसके बाद टिन कैन्स को यूज किया जाता है। ड्यू टू टिन प्लेटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन, जो फूड है वो आयरन के कंटेक्ट में नहीं आएगा और साथ में वो फूड भी स्पॉइल होने से बचा रहेगा। In fact, the less reactive and shiny metals are electroplated on more reactive and dull looking metals to protect them from corrosion and give them an attractive finish. एट लास्ट हमारे पास क्या होता है, इसका कंक्लूजन ये है कि जो हमारा लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करवाते हैं मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से वो जल्दी कोरोड ना हो। थर्ड पे हमारे पास आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू गिव ऑब्जेक्ट्स मेड अ चीप मेटल अ कोटिंग ऑफ मोर एक्सपेंसिव मेटल टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव। सस्ते दामों में किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छा बनाना, शाइनी बनाना उसको, इसलिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम एक सस्ते मेटल के ऊपर से एक्सपेंसिव मेटल की एक कोटिंग कर सकते हैं, उसको ज़्यादा वो अट्रैक्टिव दिखेगा। फॉर एग्जांपल लेस एक्सपेंसिव मेटल्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं मोर एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ज्वेलरीज बनाने के लिए। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव। कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर से सिल्वर की या फिर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जिनकी वजह से वो लेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं एज कंपेयर टू द प्योर सिल्वर और गोल्ड। सो मैनी टाइम्स ऑर्नामेंट्स जो वुमेन पहनती हैं मे अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। कभी कभार वो ऐसे दिखेंगे कि वो गोल्ड के हैं या सिल्वर के हैं, पर वो रियली गोल्ड के या सिल्वर के नहीं होते, क्योंकि उनके ऊपर से गोल्ड की और सिल्वर की प्लेटिंग की जाती है। हाउएवर विद रिपीटेड यूज जो गोल्ड कोटिंग होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑर्नामेंट्स की, वो निकल जाती है, रिवेल, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो चीपर मेटल्स होते हैं वो दिखते हैं।
मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास सिल्वर होता है, सिल्वर के ऊपर से गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। दीज ऑर्नामेंट्स हैव बीन टू बी गोल्ड प्लेटेड अगेन, फिर इनको दोबारा गोल्ड प्लेटेड किया जाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अट्रैक्टिव दिखते हैं व्हेन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद द निकल, जब इनको हम निकल के साथ में इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं। The conducting solution used in the electroplating contain the various type of salt। जो हम conducting solution को use करते हैं electroplating का, उसके अंदर बहुत सारे salts होते हैं जो poisonous हो सकते हैं। तो conducting solutions are usually acidic in nature। जो conducting solutions होते हैं वो हमारे usually acidic होते हैं nature में। So in electroplating factories जो disposal है used conducting solutions का is a major problem। Conducting solutions or electrolytes used in electroplating process are polluting the waste and hence should be disposed of in a proper way so as to protect the environment। तो इसी वजह से जो हमारे कंडक्टिंग सॉल्यूशन होते हैं, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के अंदर उनको यूज करते हैं तो वो पोल्यूटिंग वेस्ट के तौर पे ही काम करता है। मतलब वो एक पोल्यूटिंग वेस्ट होता है जिसको हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। दीज आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट for the safe disposal of electrolyte waste produced by the electroplating factories। जो electroplating factories हैं वो जब waste को disposal of करती है तो उनके लिए कुछ guidelines होती है जो उनको follow करनी पड़ती है। नंबर 2 पे हमारे पास एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्यूरिफिकेशन भी की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से नहीं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से। The chemical effect of electric current is used in the purification of impure metals। कुछ impure metals present होते हैं हमारे पास जिनकी हम purification करते हैं और उनको purify करते हैं, which are extracted from their naturally occurring compounds, जिनको हम क्या बोलते हैं, ores बोलते हैं। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे compounds होते हैं जो हमारे environment में naturally पाए जाते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, metals को pure करके निकालते हैं। In the purification of an impure metal by using the chemical effect of current, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को हम यूज करके प्यूरिफिकेशन करते हैं इम्प्योर मेटल्स की, जिसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें एक थिक रोड चाहिए होती है इम्प्योर मेटल की, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर लगाई जाती है। इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल पे इम्प्योर मेटल लगता है। उसके बाद एक थिन स्ट्रिप चाहिए होती है हमें प्योर मेटल की, जो नेगेटिव रोड के ऊपर हम लगाते हैं, कैथोड के ऊपर उसको हम प्लेस करते हैं। नंबर 3 पे हमें एक वाटर सोल्यूबल साल्ट चाहिए मेटल का, जो प्यूरिफाइड होता है और उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, जो मेटल हमारा इम्प्योर एनोड के ऊपर था, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैथोड है और यहाँ पे क्या है, एनोड है। कैथोड के हमारे पास एक प्योर स्ट्रिप लगी हुई है और जो हमारा एनोड है उसके ऊपर हमारे पास इम्प्योर स्ट्रिप है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो इम्प्योर एनोड के अंदर से यहाँ से जो हमारा पास मेटल था वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा और वो कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। जो मेटल प्रेजेंट है हमारा डिसॉल्व फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो डिपॉजिटेड होएगा कैथोड के ऊपर प्योर फॉर्म में, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी हमारी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर ही नीचे रह जाती है। द मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम वो प्योरीफाई किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनको हम प्योरीफाई करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशन के तौर पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसमें क्या कर रहे हैं कि इम्प्योर कॉपर मेटल से एक प्योर कॉपर की प्लेट निकाल रहे हैं, इसको आप रीड कर लेना। थर्ड वन इज प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स का प्रोडक्शन भी होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओर्स होते हैं। ओर्स क्या होते हैं, एक हमारे पास नेचुरली ओकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से उनको हम प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, वहाँ से उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। The chemical effect of electric current is used in the production of certain metals from their natural occurring compounds, जिनको हम ores बोलते हैं। एक्चुअली जो केमिकली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से। फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्टिव मेटल सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है,
ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट। सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या होता है, जब हम सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है सोडियम क्लोराइड, उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और वहां से हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेयर एज जो एल्यूमिनियम मेटल्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम मेटल है उसको हम निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं? जो लिक्विड फॉर्म होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यहाँ से निकालते हैं। इन सब केसेस के अंदर जो मेटल है वो प्रोड्यूस होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम जो इम्प्योर फॉर्म होती है, जो ओर्स होते हैं, उनको लेते हैं। दिस इज बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज आयन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन देयर मोल्टन कंपाउंड्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो वो अपोजिटिवली चार्ज के ऊपर जाके डिपॉजिट होते हैं। नाउ फोर्थ वन इज प्रोडक्शन ऑफ द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कास्टिक सोडा बोलते हैं जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे बनते हैं, एडअप होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंड्स डिकम्पोज भी होते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन बी डिकम्पोज बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द टू एलिमेंट्स। सबसे पहले आपने यही एग्जाम्पल पढ़ा था कि वाटर को जब हम ब्रेक करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट की थ्रू हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ये ब्रेक होता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।